डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टी एफ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना। अब फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज होता है इसकी हमें स्टडी करनी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना। फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज होता है इसकी हमें स्टडी करनी है। तो सुनिए जरा है क्या। अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसे समझने के लिए सबसे पहली टर्म्स जरूरी है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ solid form equal to vapor pressure of liquid form। सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म के जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म के जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन में कोई भी लिक्विड फ्रीज होता है और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। दोबारा सुन लीजिए। Freezing point is the temperature at which vapor pressure of liquid form of a substance becomes equal to solid form of that substance। यानी कि सब्सटेंस दोनों सेम होंगे, सॉलिड और लिक्विड एक ही सब्सटेंस होंगे, बस दोनों के वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं उस टाइम पर कोई भी लिक्विड फ्रीज हो जाता है और उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब आप कहोगे सॉलिड और लिक्विड से वेपर्स बनती हैं और दोनों सब्सटेंस एक हो, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर की दो फॉर्म होती हैं, सॉलिड भी और लिक्विड भी। सॉलिड फॉर्म होती है आइस और लिक्विड फॉर्म होती है वाटर। तो कंडीशन है ये आइस और वाटर कंपोनेंट के लिए यूज हो रहा है कि वाटर से आइस कब बनेगा, वाटर कब फ्रीज होगा। तो याद रखिए जब वाटर का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर पर जब वाटर का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है बोलो? फ्रीज हो जाता है। ये आपको ध्यान दें। अब इसको हमें ग्राफिकल समझना है। कैसे? सुनिए जरा। एक कंटेनर में हम वाटर और आइस लेते हैं। आप सबको पता है आइस ऊपर फ्लोट करता है, वाटर नीचे रहता है। तो आइस और वाटर इस टाइप से है, आइस सरफेस पर है, वाटर भी ऊपर है। तो आप कंडीशन है आइस से भी वेपर्स बननी है और वाटर से भी वेपर्स बननी है। ये ध्यान रखना। एक कंटेनर में आइस और वाटर दोनों लिए हैं, आइस से भी वेपर्स बननी, वाटर से भी वेपर्स बननी। यहाँ वाटर है, ये ध्यान रखना, दोनों से वेपर्स बननी। अब अगर मैं आपसे एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ग्राफ में समझाना चाहूँ, अगर मैं ग्राफ में आपसे कुछ कंडीशन पूछूं तो थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना। अगर टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, बस आप मुझे ये बताना कि ग्राफ में क्या कंडीशन होनी चाहिए। ध्यान देना, अगर टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसे ध्यान से सुनना जरा। क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर हम कंडीशन की बात करें, सुनिए, ये बताइए दोनों में से टेम्परेचर नॉर्मली किसका ज्यादा है? वाटर वेपर्स और, देखो एक मिनट सुनिए, एक तो वाटर में से और एक आइस में से किसका टेम्परेचर ज्यादा होता है? तो देखिए आप सबको पता है आइस का टेम्परेचर कम है, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस का ग्राफ कहाँ आएगा? आइस का ग्राफ आएगा लो टेम्परेचर में और वाटर का आएगा हाई टेम्परेचर। बोलो, ये तो पता है। अगर टेम्परेचर की बात करता हूं तो आइस और वाटर में से किसका कम टेम्परेचर है? आइस का। तो आइस लो टेम्परेचर में रहेगा और वाटर हाई टेम्परेचर में। ग्राफ की बात करो। अब बात करते हैं वेपर्स की, वेपर प्रेशर की। कौन ज्यादा वेपर्स बनाएगा? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर किसका ज्यादा है? वाटर का। वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, आइस का कम है। तो इसका मतलब वाटर से वेपर्स ज्यादा बनेंगी, आइस से कम बनेंगी। इट मीन्स क्या कंडीशन आएंगी? अगर मैं वेपर प्रेशर में पूछूं
तो वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और आइस का कम होगा। इट मीन्स हमने क्या नोट किया, हमने ये नोट किया कि आइस का वेपर प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम है। तो इसका मतलब आइस का ग्राफ कहाँ बनेगा, आइस का ग्राफ ऐसे यहां बनेगा, कम टेम्परेचर कम वेपर प्रेशर में। बोलो बनेगा वही, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बनेगा ऐसे ही ग्राफ। लेकिन कहाँ होगा, लो टेम्परेचर और लो वेपर प्रेशर में। अब वाटर की बात करें, वाटर का टेम्परेचर भी ज्यादा है और वेपर प्रेशर भी ज्यादा है, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, लेकिन कहाँ बनेगा, यहां बनेगा। बोले ये बात समझ में आई या नहीं। हाई वेपर प्रेशर हाई टेम्परेचर वाटर के लिए, आइस के लिए लो टेम्परेचर लो वेपर प्रेशर। ये बात समझ में आई या नहीं, क्योंकि इसके बाद ही आपको आगे ग्राफ समझ में आएगा कि जब तक हमें ये नहीं पता इतने हम नहीं कर सकते। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि हमने क्या कंडीशन पढ़ी। देखिए हम पढ़ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म। जब सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, जब सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम पर कोई भी, ये ध्यान रखना, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम पर वेपर्स बनते हैं। यानी कि जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल, तब कोई भी लिक्विड फ्रीज हो जाता है। ये आपको मैंने बताया। अब मैंने कंडीशन समझाई कि वेपर्स की बात करें टेम्परेचर और आइस की, तो टेम्परेचर आइस का कम है, वेपर प्रेशर कम है, ग्राफ यहाँ आएगा, वाटर का ज्यादा है। अब कंडीशन है, तो यानी कि हमने देखा ये सॉलिड का ग्राफ आ रहा है, यहाँ ध्यान देना, ये सॉलिड का ग्राफ है ऐसे, ये लिक्विड का ग्राफ है। अब कंडीशन है ये कहाँ जाकर, ये लिक्विड का है और ये सॉलिड फॉर्म का है। सॉलिड फॉर्म ये दोनों कहाँ इक्वल हो रहे हैं, तो आपको पता है ये इक्वल हो रहे हैं जहां एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ इक्वल हो रहे हैं। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो कोई प्रॉब्लम, इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अभी सॉल्यूशन नहीं बना, प्योर सॉल्वेंट इसको कहते हैं हम। देखो जब लिक्विड और सॉलिड दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का। अब ध्यान देना जरा, अब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जैसे ही आप इसमें मान लीजिए आपने इसमें शुगर मिला दी, तो क्या होगा, जैसे हम इसमें शुगर मिलाएंगे, शुगर इसमें डिजोल्व होगी, तो ये सोचिए शुगर कहाँ डिजोल्व होगी, वाटर में या आइस में, वाटर में या आइस में। तो आपको पता है शुगर डिजोल्व होगी वाटर में, तो वाटर में शुगर डिजोल्व होगी, आइस के अंदर तो जाएगी नहीं। तो इसका मतलब वाटर का वेपर प्रेशर घटेगा और वाटर अब क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। वाटर बन जाएगा अब सोल्यूशन और इसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा, आइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि सॉलिड का ग्राफ तो ऐसे रहेगा, बल्कि ये लिक्विड की जगह अब सोल्यूशन हो गया और उसका वेपर प्रेशर कम है पहले वाटर से, ये हमने कल भी पढ़ा था। यानी कि सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे आएगा। अब ये सॉल्यूशन कब फ्रीज होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड से कम हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन कब फ्रीज होगा, वही कंडीशन है जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हो, और ये कहाँ होता है टीएफ, और ये जो है टीएफ और टी नॉट एफ को हम देखें, सॉल्यूशन कब फ्रीज होगा, जब सॉलिड के इक्वल हो जाए, और सॉलिड के इक्वल यहाँ हो रहा ये टीएफ। अगर हम एक्सपेरिमेंटल देखें तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब टीएफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये टी नॉट एफ से कम है, और इस कमी को हम क्या कहते हैं, डेल टीएफ कहते हैं। तो ये था इसका ग्राफ जो हमें सही पता। तो इसका मतलब क्या कंडीशन है, डेल टीएफ क्या है, डेल टीएफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ के इक्वल। और ये कंडीशन आती है तो यानी कि जितना हम बात करेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है, ये हमें ध्यान देना। अब कंडीशन आती है इसमें, नेक्स्ट कंडीशन अगर हम समझें, सुनिए भाई, इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये डेल टी एफ किसके इक्वल है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब कंडीशन आती है अगर हम इसमें और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दें तो इसका वेपर प्रेशर और घट जाएगा, ग्राफ और नीचे आ जाएगा। अब ये कब फ्रीज होगा, ये पहले से भी कम टेम्परेचर पे होगा, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा।
तो इसका मतलब जितना हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते जाएंगे, जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम होता जाएगा। इट मींस कंडीशन हमने ये देखी, जितना सोल्यूट मिलाते हैं उतना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसका मतलब डेल टीएफ जो है क्या होता है, सोल्यूट की क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली स्टडी करी ये भी मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है। तो डेल टीएफ भी मोलालिटी के प्रोपोर्शनल आता है, वो कंडीशन यहाँ ध्यान रखें कि जितनी ज्यादा मोलालिटी होगी उतना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो क्या आता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ की अगर कोई डिफाइन की बात करता है, के एफ की क्या डिफाइन होगी, इसके डिफाइन भी उसी टाइप से जैसे के बी था। अगर मोलालिटी 1 ले लें तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ होता है, ये हमें ध्यान रखना। डेल टी एफ के एफ के इक्वल है, ये आपको याद रखना है। तो मोलालिटी अगर 1 है तो डेल टी एफ के एफ के इक्वल है, ये ध्यान दें। तो कंडीशन थी जो भी मैंने आपको यहाँ समझाई, क्या बताया फिर दोबारा से सुन लीजिए। मैंने आपको ये समझाया कि किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, और उसमें कमी कितनी होगी, ये कमी जो है यानी कि डेल टी एफ हमेशा मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है। क्यों है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कंडीशन है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि डेल टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये आपको याद रखना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना। बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट कंडीशन, हाँ ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखना। अब कंडीशन है, फिर इसके हम न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो देखिए कल जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, चेंजिंग कुछ नहीं है, दोनों में बिल्कुल सेम है। क्या था, हम न्यूमेरिकल में डेल टी एफ के एफ इंटू एम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी जगह टी नोट एफ माइनस टी एफ लिख सकते हैं, और मोलालिटी की जगह W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। फिर आपको वही कंडीशन जो कल बताया, जो याद रखना है, सबसे पहली कंडीशन डेल टीबी की यूनिट कभी नहीं बदलनी, ऐसे डेल टीएफ की यूनिट कभी नहीं बदलनी, क्योंकि डेल टीएफ चेंज इन टेम्परेचर है, और चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन का हो या सेल्सियस का, वो हमेशा सेम रहता है। तो कभी भी इसकी यूनिट आपको चेंज नहीं करनी। दूसरी कंडीशन है टी नोट एफ टी एफ किसी भी यूनिट में यूज कर सकते हो, केल्विन में या सेल्सियस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद याद रखना फॉर वाटर क्या होता है, ये हमें याद होने चाहिए। फॉर वाटर के एफ होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और टी नोट एफ होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। कल भी मैंने आपको बताया था ये 0.15 हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारे आंसर मोस्टली गलत करते हैं, कहीं इसे यूज किया जाता है कहीं छोड़ देते हैं, तो ये भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। जैसे आपको बॉइलिंग पॉइंट में बताया ऐसे ही यहाँ है, तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम रहेगी, ये आपको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपको ये ध्यान देना है, सुन लो भाई जरा। अगर कभी भी KF को कैसे दे रखा हो, पर 100 ग्राम दे रखा हो, पर 100 ग्राम, आपको क्या करना है, अगर KF पर 100 ग्राम दे रखा है तो आपको ये फॉर्मूला मॉडिफाइड करना है। ये फॉर्मूला क्या यूज होगा, मोलालिटी W2 इंटू 100 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम, आपको ये यूज करना है, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ कंडीशन आपको ध्यान रखनी। अच्छा, जैसे आपको मैंने बताया था, आप क्या निकालते थे भाई, सुन लीजिए, आप क्या कैलकुलेट करते थे कि के बी कैसे निकालते हैं, तो आपको बताया तो आर टी नोट बी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी था। यहाँ ऐसे ही के एफ निकाल सकते हो अगर प्योर वाटर के या किसी भी कंपाउंड के लिए, तो यहाँ आर टी नोट एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बस कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सेम कंडीशन है। तो इस टाइप से भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने बताया एक दो न्यूमेरिकल मैंने इस टाइप का करा भी रखा है, तो जो सीट है शायद उनमें होगा, तो इन्हें ध्यान रखना। तो ये थी कंडीशन। मेरी बात दोबारा से सुन लीजिए, देखिए डिप्रेशन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ, सुन लीजिए।
जब भी कभी हम किसी सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। अब उस बॉइलिंग में उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसे ज्यादा गर्म करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। फ्रीजिंग में उसे घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे तो क्या करेंगे, जब वो सोल्यूशन का कम हो जाएगा तो पहले से कम टेम्परेचर पे चला जाएगा। तो ये कंडीशन हमें ध्यान देनी। इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, इनका डेली लाइफ में काफी यूज है, स्पेशली कार रेडिएटर के अंदर यूज होता है। कार के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर इसका काफी यूज है। वो सुनिए कैसे। इनका डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, यानी कि एप्लीकेशंस क्या है, तो सुनिए। एक तो है इसमें, आपको पता है कि जितने भी इंजन होते हैं उनके अंदर हीट, जब कोई फ्यूल जलता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, यानी कि कार, बाइक वगैरह। बाइक की तो नहीं, बाइक में तो बहुत कम हीट होती है। कार है, या हम बात करें कार है, बस वगैरह, जितने भी हैवी व्हीकल हैं, इनमें जब इंजन हीट होता है तो वो हीट, यानी कि फ्यूल जलता है, इंजन हीट होता है, उस हीट को कम करने के लिए उसमें कार रेडिएटर यूज किया जाता है। कार रेडिएटर में वाटर होता है, और वाटर क्या करता है, उसके चारों तरफ सर्कुलर रोटेट होता रहता है, और रोटेशन से वो क्या करता है, उसकी इंजन की हीट कम करता रहता है। यानी कि वाटर उसके चारों तरफ घूमता रहता है इंजन के, जिससे कि हीट कम से कम हो, इंजन हीट ना हो, क्योंकि हीट होगा तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। ये कब है, जब हैवी व्हीकल होते हैं उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। अब प्रॉब्लम ये आती है, ये जो व्हीकल हैं आपको पता है अलग अलग प्लेस पे चलते हैं। अगर ये मान लीजिए किसी ऐसे प्लेस पे चल रहा है जहां टेम्परेचर बहुत कम है, इट मीन जहां टेम्परेचर निगेटिव में होता है, तो वहां कार रेडिएटर में प्योर वाटर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए हम किसी ऐसी प्लेस की बात करें जैसे कि कश्मीर वगैरह है, लद्दाख है, जहां टेम्परेचर माइनस में रहता है, मोस्ट ऑफ द ईयर माइनस में रहता है। मान लीजिए वहां -5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो जो कार रेडिएटर के अंदर वाटर है वो आइस बन जाएगा। हमें पता है 0 डिग्री पर आइस, तो इसका मतलब कार रेडिएटर के अंदर सिर्फ आइस होगी, वाटर नहीं होगा। अब कंडीशन है, हमने इंजन हीट स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट भी हो गया, उसने हीट प्रोड्यूस करी, उस हीट से वो बराबर का आइस मेल्ट हो गया। लेकिन जो पाइपलाइन होती है जिससे फैन के आगे को होके जाता है वाटर, तो वो वहीं गर्म रहेगा, वो आगे अपना यानी कि सर्कुलेशन नहीं हो पाता। यानी कि हम सिंपल फॉर्म में ये कहते हैं कि वाटर का सर्कुलेशन रुक जाता है। वाटर को क्या करना है, इंजन से गर्म होकर फैन तक पहुंचना है, जो फ्रंट पे फैन होता है, और फैन के साथ फैन उसे ठंडा करेगा, और फैन से ठंडा होकर फिर दोबारा से इंजन पे पहुंचना है। यानी कि वाटर को अपना टेम्परेचर कम करना है फैन के पास जाकर फ्रंट पर, और इंजन की हीट कम करनी। ये एक सर्कुलेशन होता है। लेकिन जब आइस होता है तो क्या हुआ, जो फैन का पोर्शन है वहां तो आइस ही रहता है, और वहां वो वाटर गर्म होता रहता है, तो इसको वो वाटर आगे नहीं जा पाता। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, या ये कह सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी फ्रीज केमिकल्स कहते हैं, जो वाटर को फ्रीज होने से रोकता है, क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है, वो डाल देते हैं। और इतनी क्वांटिटी में डालते हैं कि इस टेम्परेचर पर वाटर का आइस ना बने, यानी कि उस प्लेस पर जो टेम्परेचर चल रहा है इतनी क्वांटिटी मिलाते हैं कि वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट उससे भी कम करते हैं। अगर उससे कम होगा, मान लीजिए कोई किसी प्लेस का टेम्परेचर तो -5 चल रहा है, और हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का रेडिएटर में डाल दिया वाटर के साथ, पानी के साथ का इथाइलिन ग्लाइकोल, और इतना डाल दिया कि उसने फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का कितना कर दिया, -8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर वहां -5 चल रहा है और उसने कितना कर दिया वाटर का, -8। तो इसका मतलब वाटर जमेगा नहीं, तो वाटर सर्कुलेशन करता रहेगा, तो यानी कि वो हीट इफेक्ट को कम करता रहेगा, तो यानी कि वो कार रेडिएटर में यूज होता रहेगा। तो ये तो था कुछ ऐसी प्लेस का एग्जांपल जहां टेम्परेचर कम रहता है, जहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। आपको पता है कुछ ऐसी भी प्लेस हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, पता चलता है कि वहां पूरे साल अप्रोक्सीमेट 40 या 45, यानी कि 40 to 50 के बीच में टेम्परेचर रहता है। ऐसी जगह कार रेडिएटर में क्या है, वो पहले से ही गर्म है, तो क्या होगा, जो पानी है वो बहुत जल्दी ऑपरेट होके बाहर निकल जाता है, तो यानी कि वाटर की वेपर्स ज्यादा बनती है। तो उस केस में क्या होता है, बार बार जल्दी जल्दी क्या करना पड़ता है, कार रेडिएटर के अंदर पानी डालना होता है।
तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है कि कार रेडिएटर में जल्दी जल्दी पानी डालने की बजाय के वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ा देते हैं। तो वहां भी क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल की लार्ज क्वांटिटी डाल देते हैं। लार्ज क्वांटिटी डालते हैं तो नॉर्मली वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, लेकिन इतनी क्वांटिटी डालते हैं कि वो पता चला 110 डिग्री पर बॉयल हो रहा है। और जब वो 110 डिग्री पर बॉयल हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब, हाँ भाई, इसका मतलब ये है कि वहां बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाएगा कि वो वेपर्स में नहीं बदलेगा, और वो वेपर्स में नहीं बदलेगा तो कार रेडिएटर में ऐसे ही रहेगा, आसानी से ऑपरेट नहीं होगा। तो यानी कि इनका जो यूज है वो आपको बताया। साथ साथ इसका एक दूसरा यूज है कि रोड से स्नो को हटाना। रोड से स्नो को हटाना कैसे हटाते हैं, स्नो को हटाने के लिए पता चला स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल के बाद क्या होता है, रोड पर स्नो पड़ा है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां मशीनरी से हटाया जा सकता है, यानी कि मशीन वगैरह से आइस को कट करके अलग कर सकते हैं, रोड क्लीन कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्लेस होती हैं वहां मशीन नहीं पहुंच पाती जिससे उसकी कटिंग करके उसे साफ कर दे। तो वहां क्या करते हैं, वहां आइस के ऊपर NaCl को डाल दिया जाता है। NaCl का पाउडर डाल दिया जाता है। जब नमक का पाउडर उसके ऊपर डाला जाता है आइस के ऊपर, तो ये क्या करता है, ये वहां जो आइस है जो मेल्ट हो रही है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है, और वहां टेम्परेचर जो चल रहा है उससे कम टेम्परेचर पर ही, यानी कि उस टेम्परेचर पर उसे ये मेल्ट कर देता है। धीरे धीरे आइस मेल्ट हो जाती है, रोड क्लीन हो जाती है। तो एक कंडीशन आती है कि इनका ही यूज है कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल है जिनके बेस पर हम इनके कार रेडिएटर में, रोड को साफ करने में, इनमें यूज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है एलिवेशन, सॉरी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और समझिए वो क्या है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये नेक्स्ट थर्ड कोलिगेटिव है। देखिए भाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये कैसे है जरा ध्यान से सुनिए। एक कंटेनर में आपने कोई लिक्विड दिया, कोई लिक्विड दिया, लिक्विड है वोलेटाइल, वोलेटाइल आपको पता है ये वेपर्स बनाएगा, और इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए P0 था, और ये लिक्विड 1 है, तो ये P0 1 है, प्योर है ये। अब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया। जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते ही क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते ही इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, और अब इसका वेपर प्रेशर अब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया। जैसे हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलते ही क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, और अब इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए P1 हो गया। तो अगर मैं, आपको पता है कम हो गया, और कितना हो गया भाई वो P1। अगर मैं आपसे कहता हूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जिसे हम डेल P कहते हैं, तो कितना हुआ, पहले था P01, अब हो गया P1, तो कितना कम हुआ, P01 माइनस P1। अब कंडीशन आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। क्या पढ़ा था हमने राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वन कंपोनेंट प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है P01 x1, तो हम यहाँ P1 की जगह P01 x1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, डेल्टा P कितना है भाई, P01 माइनस P01 x1। अब इसमें P01 कॉमन ले ले, 1 माइनस x1, और 1 माइनस x1 x2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P01 x2 के इक्वल है। अब अगर हमें निकालना है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव का मतलब है पहले से कंपेयर करें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर पहले से कंपेयर करें तो देखो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ध्यान रखना, तो रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग तो हुआ डेल P, लिया कितना था P01, P01 को डेल P से रिलेट करें तो देखना जरा, डेल्टा P कितना है P01
x2 और ये P01 है, ये कैंसिल होगा x2। तो हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान देना भाई जरा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब P0 माइनस P1, P0 माइनस P0, ये तो है ये, अपॉन P01 किसके इक्वल आया, x2 के। इसी को हमें याद रखना है। तो हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स कंटेनिंग सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसके लिए क्या है कि राउल्ट्स लॉ है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखिए x1 यूज होता है सोलवेंट के लिए, x2 यूज होता है सोल्यूट के लिए। तो ये कंडीशन थी, ये आपको याद रखना। तो ये थी कंडीशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आप न्यूमेरिकल करोगे ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला हम ऐसे यूज करते हैं, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। इसे ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड यहाँ एक ही है, लिक्विड यहाँ एक ही है, तो 1 ना लगाकर P0 भी कह सकते हैं। और ये क्या है बोलो, P1 की जगह PS अपॉन P0 इज इक्वल टू x2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे PS क्यों आया, एक बात बताइए, हमारे पास यहाँ क्या है, हमने पढ़ा है पीछे पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ओ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है, P1 प्लस P2 के इक्वल। P2 क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो वो तो वेपर्स बना ही नहीं रहा, सेकंड की तो वेपर्स बनी नहीं रही, तो डायरेक्ट PS किसके इक्वल है, P1 के, तो जहां आपने P1 लिखा है वहां PS लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखना। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू x2, ये कंडीशन ध्यान देना। बोलो कोई प्रॉब्लम, हाँ भाई, क्या कंडीशन आई, वो कंडीशन आपको बता दी, ये ध्यान देना। तो ये थी कंडीशन कि हम ये दोनों फॉर्मूले। अब इसकी कुछ कंडीशन है, जब आप कहीं भी डिसोसिएशन एसोसिएशन आयनेशन होगा, 1 to फैक्टर लग सकता है, 1 to फैक्टर राइट साइड आएगा, वो उसमें कुछ नहीं, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो 1 to फैक्टर हमेशा सामने आएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन है, अगर कभी भी आपसे मोलिकुलर मास पूछा जाए तो x2 को क्या लिखना है, x2 को जो है आपको ये एनसीईआरटी में लिखा है N2 अपॉन N1 लिखना है, नीचे का N2 छोड़ना है, क्योंकि नॉर्मली x2 किसके इक्वल होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये होता है भाई। x2 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। लेकिन जब भी कभी आप क्या कर रहे हो बोलो, कभी भी अगर आप ये ध्यान रखना मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने हो तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में लिखा है अप्रोक्सीमेट N2 अपॉन N1 आपको यूज करना है। साथ साथ एक चीज पे और ध्यान देना है आपको, इसमें सुनिए वो क्या है, उस चीज पे आपको ध्यान देना है, अगर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है सोल्यूट 5% से कम है, तब भी x2 का ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि N2 बहुत कम होगा, N2 जब कम होता है तो N1 प्लस N2 अप्रोक्सीमेट N1 मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्लियर लिखा है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट हो तो x2 को N2 अपॉन N1 करके सोल्व करना है, ये ध्यान रखना। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ध्यान देना इस फॉर्मूले में कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रेशर के कोई भी यूनिट ले सकते हो, देखो पीछे भी मैंने बताया था, टेम्परेचर केल्विन या सेल्सियस कोई भी ले सकते हो, डेल टीबी या डेल टीएफ को कभी नहीं बदलना, उनकी यूनिट चाहे केल्विन में दे या सेल्सियस में दे वो हमेशा सेम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या कंडीशन है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस, ये सब कंडीशन आपने पढ़ी हुई है, एक बार इनको थोड़ा सही तरीके से कर लेना जो अभी तक यहाँ तक करी है। मंडे या हो सकता है कल भी, कल शायद मॉर्निंग में, हाँ कल शायद मॉर्निंग में भी आपकी क्लास हो जाएगी, सिर्फ रिवीजन की, बाकी की नहीं होगी, 8 to 9 क्लास हो जाएगी, सिर्फ रिवीजन की, बाकी क्लास नहीं होंगी,
ये ध्यान रखना। कल मैं सॉल्यूशन मॉर्निंग में पूरा करा दूंगा, जितना भी टाइम लगेगा 8 टू जो भी हमें टाइम लगेगा। कल सॉल्यूशन की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहनी। 2-3 दिन फिर न्यूमेरिकल करेंगे, 2 या 3 दिन फिर न्यूमेरिकल करेंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो